नमस्कार, मैं अंजलि सुहाने आज के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत करती हूं। आज का इस सेशन का विषय है स्कूली शिक्षा के लिए नियामक संस्थाएं, उनकी भूमिका तथा कार्य। स्कूल शिक्षा मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, इसके लिए कौन सी नियामक संस्थाएं हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो इन स्कूल्स को एफिलिएशन देती हैं। भारत सरकार में कोई भी स्कूल बिना किसी नियामक संस्था के एफिलिएशन के नहीं चल सकता, क्योंकि जो भी ये स्कूल हैं ये देश की प्रगति में भागीदार हैं। ये इनकी जो भूमिका है वो बच्चों को शिक्षित करने की है। ये कोई लाभकारी संस्थाएं नहीं है, पैसा कमाने की संस्थाएं नहीं है। इसलिए इन सभी जो भी स्कूल्स हैं इनको किसी ना किसी संस्था, नियामक संस्था से एफिलिएशन लेना होता है। वो केंद्र सरकार की हो सकती है, राज्य सरकार की हो सकती है, जिला स्तर पर हो सकती है, पर कोई भी गैर मान्यता प्राप्त संस्था स्कूल रन नहीं होते। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी, आज के सेशन में हम बात करेंगे वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा स्कूल की जो विद्यालय हैं, जो हमारे विद्यालय हैं, उनको एफिलिएशन मिलता है। ये तीन तरह से हो सकते हैं, इनका लेवल 3 हो सकता है। केंद्रीय स्तर पर मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो आए, जिनको का एफिलिएशन जो हो उनको कौन दे, सेंट्रल गवर्नमेंट दे। दूसरे हो सकती है राज्य स्तर पर। भारत में जितने भी राज्य हैं वो भी अपने अपने स्तर पर स्कूल्स को एफिलिएशन देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो सकता है मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का अपना अलग है। तो इस तरह से सभी राज्य स्तर पर अपने बोर्ड्स हैं। और थर्ड होता है जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर। जो प्राथमिक स्कूल्स हैं उनको जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी उनको मान्यताएं मिलती हैं। प्री प्राइमरी जो होते हैं, पूर्व प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा है, उनको प्राथमिक जो जिला स्तर है उन पर मान्यता मिलती है। तो हर तरह के स्कूल की मान्यता 3 तरह से डिवाइड है, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर। तो हम इन तीनों स्तरों की बात करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो जो इस तरह की नियामक संस्थाएं हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं? केंद्रीय स्तर पर सबसे बड़ा जो है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसकी स्थापना 1985 में हुई और 2020 में इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। हम इसको बोलते हैं MHRD बोलते थे, अभी हम इसको शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं। इसके अंतर्गत ये मंत्रालय जो है वो 2 विभागों में विभक्त है। पहला विभाग है वो है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। दूसरा जो विभाग है वो उच्च शिक्षा विभाग। अब आप इन दोनों के नाम से ही समझ सकते हैं, पहला किसके लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता, मतलब इसके द्वारा जो भी काम होंगे वो किसके लिए होंगे, स्कूल शिक्षा के लिए होंगे। और जो दूसरा है वो उच्च शिक्षा के लिए है, यानी कि हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड में जो एजुकेशन दी जाती है, जो भी टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन है, वो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। तो ये 2 विभाग हैं। यहाँ आज मेरा जो सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है, इसलिए मैं सिर्फ स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग की बात करूंगी कि स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग क्या करता है। MHRD के अंदर जो स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग है वो प्रारंभिक स्कूल शिक्षा, माध्यमिक स्कूल शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण है पर काम कर रहा है। कितने स्तर पर? जो हमारे कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा है और 9th से 12th तक की माध्यमिक स्कूल की शिक्षा है, और इनके साथ शिक्षक प्रशिक्षण, इन तीनों का ये काम करता है। इसके लिए बहुत सारे अभियान हैं जो चलाए गए, क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना था, फिर माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। और अच्छी शिक्षा तभी हो सकती है जब शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। मान लीजिए आज के इस पैंडेमिक टाइम पर, जो अभी पैंडेमिक आया, उस समय जरूरत पड़ी शिक्षकों को ICT से
इनेबल्ड प्रशिक्षण देने की, ताकि वो आईसीटी का उपयोग अपने शिक्षण प्रशिक्षण में जो उनका डे टू डे टीचिंग है उसमें कर सके। तो इसके लिए उनको आईसीटी इनेबल्ड करना पड़ा। तो इस तरह से जो भी ये योजनाएं चलाई गई, जिनको समय की मांग को देखते हुए जो योजनाएं चलाई जाती हैं और जो हमारा जो पॉलिसीज आती हैं उनकी रिकमेंडेशन पर जो चेंजेस करना होता है, वो सब कहाँ होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में। सर्व शिक्षा अभियान इसका एक पार्ट था, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। मध्याह्न भोजन योजना, बच्चों का एनरोलमेंट बढ़े इसके लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, माध्यमिक शिक्षा में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, उसमें जो रिटेंशन है बच्चों को रोकने के लिए, ताकि बच्चे माध्यमिक शिक्षा छोड़ के ना जाएं, उसको बढ़ाने के लिए जो है वो माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया। ये सर्व शिक्षा अभियान हो, मध्याह्न भोजन योजना हो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो, या माध्यमिक स्तर पर मॉडल स्कूल खोलने की स्थापना। हर जगह पर माध्यमिक स्तर पर कुछ मॉडल स्कूल हैं। मॉडल स्कूल्स जो स्कूल एक तरह से मॉडल है, वहां पर जो भी टीचिंग लर्निंग है, असेसमेंट के तरीके हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, वो सभी उपलब्ध हैं। तो वो मॉडल स्कूल हैं, उनको उनकी स्थापना करने का कार्य भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा होता है। स्कूल में आईसीटी का प्रयोग, जो मैं पहले भी कह रही हूं, आज हम आईसीटी के दौर में ही चल रहे हैं, जहां पिछले 2 सालों में जो भी हमारी शिक्षा बच्चों को हम दे रहे हैं वो मोस्टली ऑनलाइन है या ब्लेंडेड मोड में है। क्योंकि जैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव पैंडेमिक की रही, उस बीच में स्कूल खुलते रहे फिर बंद होते रहे, तो उस समय ये आईसीटी का प्रयोग जो था वो उसकी वजह से बच्चों को हम शिक्षा से प्रदान कर सके। अदरवाइज क्या होता कि शिक्षा बच्चों के बीच में एक गैप आ जाता। तो ये आईसीटी का प्रयोग तो हम पहले भी बहुत कर रहे थे, लेकिन इस दौरान यह प्रयोग और बढ़ा। तो इस तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय आईसीटी का प्रयोग करता है के उपयोग के लिए जो भी करना है, जो भी प्रशिक्षक प्रशिक्षण देना है, जो इसके लिए सुविधाएं मुहैया करानी है वो कराता है। विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, जो हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उनको जो कॉमन विद्यालय हैं वहां लाकर उनको शिक्षित करना, सामान्य बच्चों के साथ उनको पढ़ाना, ताकि वो भी अपने आप को सामान्य समझ सके। तो वो विशेष वालों को के लिए समावेशी शिक्षा। लड़कियों के लिए छात्रावास, बहुत सारी गर्ल्स इसलिए नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि उनको दूर से आना होता है और उसके लिए पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते, तो उनके लिए छात्रावास जो योजना है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान जो 1918 के में स्टार्ट हुआ, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा था, माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया और शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण चलाया गया। तो ये 3 पार्ट में स्कूल शिक्षा के मेनली काम कर रहा था, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण। ये तीनों अलग अलग होने से इनमें कहीं ना कहीं गैप आ रहा था, तो इन तीनों को मर्ज करके चलाया गया समग्र शिक्षा अभियान। ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर आता है। और साक्षर भारत कार्यक्रम, साक्षर भारत में सभी को साक्षर करना है, वो कार्यक्रम भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाए गए। इसके बाद आता है एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में हुई। ये नई दिल्ली में स्थित है। स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मदद और सलाह देता है। ये क्या करता है एनसीईआरटी? स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों पर जो भी पॉलिसीज हैं उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मदद करता है। एनसीईआरटी, आप सभी ने एनसीईआरटी की बुक्स हमेशा देखी होंगी। एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा के लिए जो सबसे मुख्य, हम कह सकते हैं जो मुख्य संस्था है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बहुत सारी इकाइयां हैं
एनसीईआरटी का एनआईई है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, जो नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान सीआईटी, वो नई दिल्ली में है, जो कि टेक्नोलॉजी पे काम करता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, ये वोकेशनल एजुकेशन के लिए काम करता है, जो भोपाल में स्थित है। केंद्रीय शिक्षा संस्थान, 4 केंद्र क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये 4 हैं, अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है और मैसूर में है। इसके बाद उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान खोला गया, जो शिलोंग में है। तो इस तरह से ये सब जो इकाइयां हैं वो एनसीईआरटी के घटक हैं। कौन कौन से? एनआईई नई दिल्ली में, सीआईईटी नई दिल्ली में, पीएसएससीआईबी भोपाल में, 4 आरआई अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर में, और एक है एनईआरआई जो नॉर्थ पूर्व क्षेत्र के लिए है, उसको वो शिलोंग में है। अब बात आती है कि एनसीईआरटी के उद्देश्य क्या है और मुख्य कार्य क्या है। स्कूल शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना। जब तक अनुसंधान नहीं होंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में कहाँ गैप है। तो एनसीईआरटी क्या करता है, बहुत हायर लेवल पर रिसर्चेस करता है स्कूल शिक्षा के लिए। मॉडल पाठ्य पुस्तकें, एनसीईआरटी की आपने कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकें हैं, उनके लिए पूरक सामग्री है। बहुत सारे जर्नल्स निकलते हैं, वो सब एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित होते हैं। हम सभी ने एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ी हैं। शैक्षिक किट तैयार करना, मल्टीमीडिया डिजिटल सामग्री विकसित करना। आज आप देखेंगे ई पाठशाला, एनसीईआरटी के पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको ई पाठशाला दिखाई देगी। दीक्षा, निष्ठा, ठीक है, निष्ठा जो टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है निष्ठा के माध्यम से, तो ये सब काम है एनसीईआरटी के। शिक्षकों की सेवा पूर्व और सेवारत, इन सर्विस जिसको बोलते हैं, उनका आयोजन करना। जो 5 आरआईज हैं वहां पर हमेशा इन सर्विस जो टीचर्स हैं, चाहे सेंट्रल स्कूल के हों, नवोदय के हों, या जो राज्य से एससीईआरटी से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, उनके शिक्षकों की जो डिमांड होती है उनके आधार पर वहां पर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती रहती है। साथ में सेवा पूर्व मतलब बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमए, एमएड, एमएससी एमएड, ये सारे शिक्षाएं, मतलब शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, मतलब बीएड है जिसमें फिर मास्टर लेवल पर एमएड है, बीएससी बीएड है, बीए बीएड है, ये सारी जो सेवा पूर्व जिसको बोलते हैं शिक्षक प्रशिक्षण, ये एनसीईआरटी में होता है। एनसीईआरटी के अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे राज्य शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ नवीन शैक्षिक तकनीकी और प्रथाओं का विकास और प्रसार करना। स्कूल शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और जानकारी के लिए संशोधन गृह के रूप में कार्य करना। जो भी समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी एक नोडल एजेंसी की तरह एनसीईआरटी कार्य करता है। तो एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा का एक मुख्य स्तंभ है जिसके द्वारा ही पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हो रहा है। एनसीएफ, राष्ट्रीय प्राचार्य प्रारूप 2005 आया, हर 10 वर्ष में एनसीएफ आता है। ये सब कहां से निकलते हैं? एनसीईआरटी के द्वारा निकाले जाते हैं। तो स्कूल शिक्षा में जो भी अमूलचूल परिवर्तन होता है वो पहले पॉलिसीज में आता है और उसको क्रियान्वित कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। फिर एक और संस्था है एनआईईपीए, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान। पहले इसको हम बोलते थे शैक्षिक योजना प्रशासन का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अभी इसको नाम दिया राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान। अब इसके नाम से ही समझ सकते हैं आप, ये क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन। यहां मेन कहां पर है? प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर है। तो यहां पर जो रिसर्चेज हैं वो किस पे होती हैं? योजना और प्रशासन में लगे पर। तो योजना और प्रशासन पर रिसर्चेज होना, योजना और प्रशासन में लगे जो कर्मियों हैं उनका क्षमता निर्माण,
उनका उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, उस पर रिसर्च करना, ये है नीपा का काम। नीपा के अंदर 8 विभाग हैं। राष्ट्रीय जो शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान है, इसके अंतर्गत 8 विभाग चलते हैं। शैक्षिक नियोजन विभाग, जहां नियोजन पर काम होता है, शैक्षिक प्रशासन विभाग, शैक्षिक वित्त विभाग, शैक्षिक नीति विभाग, स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा विभाग, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग, शिक्षा में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण विभाग। तो इन विभागों के जैसे नाम हैं, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। जैसे कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग होगा तो व्यावसायिक शिक्षा पर काम करेगा, शैक्षिक नीति विभाग होगा तो वो नीति विभाग पर काम करेगा, नीतियों के ऊपर काम करेगा। इसके बाद हम चलते हैं एनसीटीई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। 1993 में एक्ट नंबर 73 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में एनसीटीई की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना। उद्देश्य क्या था? पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली को नियोजित करना, मतलब पूरे भारतवर्ष में जो टीचर एजुकेशन हो उसके लिए नॉर्म्स स्थापित करना और उनका उचित रखाव करना। मतलब जैसे अभी क्या हुआ, 2014 के बाद बीएड को 2 वर्ष का कर दिया गया। उसका पूरा पाठ्यक्रम कहां से बनाया गया? एनसीटीई ने बनाया। तो वो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चला। एमएड का पाठ्यक्रम बनाना, बीएससी बीएड का पाठ्यक्रम बनाना, ये सब काम कहां पर होते हैं? एनसीटीई के अंतर्गत। एनसीटीई जो टीचर ट्रेनिंग के जो भी इंस्टीट्यूट है उनको एफिलिएशन देता है, उनके लिए नॉर्म्स तैयार करता है, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनका जाके उनको मॉनिटरिंग करता है और उनको एफिलिएट करता है। सो ये काम होता है एनसीटीई का। एनसीटीई एक हमारे शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य संस्था है। स्कूल के लिए नहीं है, लेकिन स्कूलों में शिक्षण तभी अच्छे से हो सकता है जबकि शिक्षक प्रशिक्षित हो। तो शिक्षक प्रशिक्षित करने के लिए कौन काम करता है? एनसीटीई। फिर आता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इसका नाम ही आप समझ सकते हैं, सलाहकार बोर्ड। ये क्या है? सलाह देने के लिए है, तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में कैब। कैब शिक्षा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है। इसको पहली बार 1920 में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। फिर ये बंद हो गया, फिर 1935 में इसको पुनर्जीवित हुआ, तब से ये अस्तित्व में है। इसका मुख्य कार्य क्या है? किसी भी शैक्षिक प्रश्न पर सलाह देना जो इसे भारत सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। तो कोई भी जो शैक्षिक क्वेश्चन होगा शिक्षा से रिलेटेड, उस पर केंद्रीय शिक्षक सलाहकार बोर्ड अपनी सलाह देगा। देश के शैक्षिक विकास के बारे में जानकारी और सलाह देना भी कैब का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस तरह से अभी हमने देखा एमएचआरडी, मानव शिक्षा जो जिसको आज हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, वो कैसे काम करता है, एनसीईआरटी कैसे काम करती है, ये सब सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। नीपा कैसे काम करता है, कैब कैसे काम करता है। अब इसी के उसमें हम आगे चलते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, इसके नाम से तो आप सभी परिचित ही होंगे कि इस स्कूल का एफिलिएशन सीबीएसई से है। सीबीएसई ने 10th का पेपर कब होंगे, 12th के पेपर कब होंगे, ये सब हम कहां से पता होता है? सीबीएसई से। तो सीबीएसई एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है जो शैक्षिक मानकों को काफी हद तक उन्नत करता है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अधिकांश स्कूल सीबीएसई से संबद्ध होते हैं। सारे सेंट्रल स्कूल, नवोदय स्कूल्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलेटेड स्कूल है वो सभी सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं। सीबीएसई का जो बहुत 10th और 12th की जो पूरे देश में एक सी बोर्ड परीक्षाएं कराना और उनके लिए शर्तें निर्धारित करना, वो सीबीएसई करता है। सीबीएसई का मुख्य फोकस शिक्षण पद्धति पे। आप सीबीएसई की साइट पर जाएंगे तो वहां टीचर्स के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे।
कौन कौन सी नए पेडागोजी में परिवर्तन आया है, उसके आधार पर उनको शिक्षक प्रशिक्षण होगा। परीक्षाओं में सुधार, परीक्षाओं का पैटर्न क्या हो, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, उस पर सीबीएसई काम करता है। मूल्यांकन प्रथाओं में सुधार करता है, शिक्षक प्रशिक्षकों के शिक्षण कौशल को उन्नत करता है, स्कूल्स को एफिलिएशन देता है। तो ये काम हुआ सीबीएसई का। तो सीबीएसई के भारत में जो केंद्र सरकार से एफिलेटेड, केंद्र सरकार की बात कर रही हूं, एफिलेटेड जो स्कूल है वो सबसे ज्यादा सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल है। सीबीएसई जैसे ही एक और बोर्ड है जिसको बोलते हैं भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं के लिए परिषद, इसको क्या बोलते हैं, CISCI, भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं के लिए परिषद। यह जो है स्कूल शिक्षा का एक बोर्ड है, यह 2 परीक्षाएं आयोजित करता है। पहला है ICSE, भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र, दूसरा है ISC, भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र। आप देखिए इसमें 2 तरह के हैं, ICSI भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र और दूसरा है ISC भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र। इसकी स्थापना 1956 में नई दिल्ली में हुई। यह कोई सरकारी बोर्ड नहीं है। इसकी तुलना अगर हम सीबीएसई से करते हैं तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो अधिक प्रायोगिक है कंपैरेटिवली सीबीएसई के। इसमें ना प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत जगह है और इसका जो पाठ्यक्रम है बहुत विस्तृत है। सीबीएसई में जैसे ऑप्शन के लिए जो बच्चों को 10th के बाद चूज करना है उसके लिए सब्जेक्ट कम है, इसमें सब्जेक्ट की संख्या ज्यादा है, पर यह जो है वो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में है। ठीक है, तो इस सीबीएसई के कंपैरिजन में इसके स्कूल्स की संख्या काफी कम है। इसमें भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र ICSE की परीक्षा काउंसिल द्वारा कक्षा 10 के लिए आयोजित की जाती है। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र ISC की परीक्षा 12वीं के लिए आयोजित की जाती है। जैसा मैंने पहले बताया अंग्रेजी माध्यम में होती है और प्राइवेट जो उम्मीदवार है वो ये परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद ये जो जितने भी थे ये रेगुलर स्कूल्स के लिए थे। एक और मुख्य संस्थान है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, NIOS बोलते हैं। जो बच्चे रेगुलर स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते उनके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान 1989 में स्थापित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों को खुली शिक्षा देना है, खुली और दूरस्थ शिक्षा उनके दरवाजे तक पहुंचाना है। यानी जो बच्चे डेली स्कूल नहीं आ सकते, काम कर रहे हैं, सुदूर क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उनके लिए NIOS खोला गया। 2002 से इसका नाम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कर दिया गया। यह सभी स्तरों पे काम करता है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। यहां पर मुख्य बात ये किस तरह से अलग है, ये जहां हम CBSE, ICSE ये सब फेस टू फेस टीचिंग के लिए हैं, जहां पर बच्चे कक्षाओं में डेली उपस्थित होते हैं, जबकि ये कैसा है, खुला और दूरस्थ शिक्षा है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है। अब बात करते हैं, ये सब जितने भी संस्थान की बात की ये सभी कहां थे, केंद्रीय संस्थान थे। जैसे NCERT क्या है, केंद्र में काम करती है, ऐसे ही SCERT जो है वो राज्य में काम करती है। NCERT जो काम करती है, जैसे बुक्स बनाना, ट्रेनिंग करना, नए नॉर्म्स स्थापित करना, ये उसी का हर राज्य में SCERT की स्थापना हुई, क्योंकि शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना था, सारा काम NCERT नहीं कर सकती, तो हर राज्य भारत की जो जनसंख्या है उसको देखते हुए SCERT की स्थापना हुई। तो SCERT हर राज्य में अपनी अपनी अलग SCERT है। तो हम देखते हैं SCERT क्या काम करती है। स्कूल शिक्षा में अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए NCERT, यूनिसेफ, MHRD, यूनेस्को, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करती है। हर राज्य में जो SCERT है वो क्या करती है, जो विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, या NCERT है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, उसकी जो परियोजनाएं हैं उनके साथ एक रैपो बिल्डिंग करती है और उनका सहयोग करती है। राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप रूपरेखा के प्रकाश में पाठ्यक्रम और
पुस्तकों का विकास करना। सीबीएस एनसीईआरटी जो है वो केंद्र स्तर पे बुक्स का निर्माण करती है और हर राज्य में एससीईआरटी भी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप जो है उसके आधार पर अपनी पाठ्यपुस्तकों का भी निर्माण करती है। वो राज्य बोर्ड से एफिलेटेड होती है। नवाचारों के माध्यम से शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, राज्य में सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करना। जो भी नवाचार हो रहे हैं, जो भी इनोवेशन हो रहे हैं, देखिए इनोवेशन तो होते ही रहते हैं। अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो हम आईसीटी को इस तरह से नहीं लेते थे, ठीक है। टीचिंग लर्निंग का मेथड चेंज हुआ, इवैल्यूएशन का मेथड चेंज हुआ, तो जो भी नवाचार हो रहे हैं उसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण आयोजन करना। स्कूल शिक्षा विभाग, एसएसए, रामसा, डाइट आदि से सहयोग करना। एससीईआरटी के बहुत सारे अन्य कार्य हैं। राज्य में सीखने के परिणामों पर शैक्षिक सर्वेक्षण करना, मतलब टीचिंग लर्निंग कैसी हो रही है। कई बार देखा जाता है, कहते हैं कि उस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, तो ये सब कौन देखता है? एससीईआरटी देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान और मूल्यांकन, एक्शन रिसर्चेस के लिए फंड प्रोवाइड करना। एक्शन रिसर्च जो कक्षा में रिसर्च की जाती है उसके लिए फंड रेज करना, उनको वित्तीय सहायता देना, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना। प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और स्कूलों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। जो भी ये है शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना, वहां सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना। स्कूल नेतृत्व परीक्षण के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना। विशेष जरूरत वाले बच्चों को प्रभावी मुख्य धारा में लाने के लिए सहायता करना। सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के स्कूलों के नेतृत्व और समन्वय। शिक्षक सामग्री, डिजिटल शिक्षण संसाधन, तकनीकी सहायक शिक्षण सामग्री को विकसित करना। मतलब शिक्षण सामग्री जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो आईसीटी बेस्ड मटेरियल है, उसको डेवलप करना। शिक्षण प्रशिक्षण पैकेज और शिक्षण अधिगम सामग्री को विकसित करना। संगोष्ठी, कार्यशाला और प्रदर्शनियों का आयोजन करना। ये सब काम है एससीईआरटी के। तो जो काम एनसीईआरटी केंद्र स्तर पर करता है उसी को एससीईआरटी राज्य स्तर पर करता है। बहुत सारे स्कूल शिक्षा से संबंधित मुद्दे होते हैं, उन पर कार्यवाही करना, डाइट से समन्वयन करना, वोकेशनल मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, जो भी वयस्कों के लिए कार्यक्रम है वो तैयार करना, उनको क्रियान्वयन करना, उनका मूल्यांकन करना, ये सब काम जो करता है वो एससीईआरटी करता है। तो कुल मिला के एनसीईआरटी जो केंद्र में काम करता है, एससीईआरटी वो राज्य में काम करता है। फिर आता है राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इसको राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड कहते हैं। सीबीएसई जो है वो केंद्र स्तर पर एफिलिएशन देता है, उसी तरह राज्य में हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है। शैक्षिक प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए भारत में विभिन्न नियामक निकाय स्थापित किए गए। स्कूल शिक्षा बोर्ड भी स्कूलों के लिए नियामक निकाय है। जो राज्य के स्तर पर जो हम बोलते हैं ना, इस स्कूल को केंद्र की से एफिलिएशन है, इसको राज्य से एफिलिएशन है, तो वो राज्य से एफिलिएशन मतलब राज्य शिक्षा बोर्ड से। राज्य की जो अपनी शक्ति है और जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसके को प्रतिनिधि मंडल के रूप में, उसका जो एक राज्य का जो शैक्षिक बोर्ड होगा ना, उसकी जो पेरिफेरी होगी वो उसी राज्य तक होगी। तो उसके लिए वहां पर जो स्कूल्स हैं उनको एफिलिएशन देता है राज्य शिक्षा बोर्ड और वहां पर उनकी परीक्षाएं आयोजित करता है। यह एक वैध संगठन है और भारत में कई राज्यों के अपने शिक्षा बोर्ड हैं। अलग अलग शिक्षा बोर्ड अपनी संरचना और उनकी कार्य प्रणाली जो है भिन्न है। सभी के बारे में यहाँ बात करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक आपको आइडिया दिया है कि कैसे शिक्षा बोर्ड कार्य करते हैं। देश में अभी करीब 33 विभिन्न शिक्षा बोर्ड हैं। अभी हमने बात की केंद्र स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर एससीईआरटी और राज्य शिक्षा बोर्ड। केंद्र स्तर पर एनसीईआरटी, सीबीएसई, नीपा, एमएचआरडी ये केंद्र स्तर पर थे। राज्य स्तर पर थे एससीईआरटी और राज्य शिक्षा बोर्ड। थर्ड स्टेज जो है वो है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट काम करता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य जिला स्तर पर सरकारी नीति एवं आदेशों की उद्देश्यों की पूर्ति करना था। देखिए, कुछ जगह पर जहां हम बात करते हैं सेंट्रल में, सेंट्रल लेवल पे काम हुआ, राज्य में राज्य लेवल पर, लेकिन सबसे जो उससे नीचे वाला जो तीसरा स्तर आएगा वो जिला होगा। तो जिला स्तर पर क्योंकि शिक्षा को विकेंद्रीकृत करना है ना, तो लेवल धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। तो जो सरकारी आदेश हैं उनकी पूर्ति करने के लिए डाइट काम करता है जिला स्तर पर। डाइट जो है, प्रत्येक डाइट में 7 शैक्षणिक सेवाएं शामिल है। सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा, जो सेवा मतलब टीचर्स को ट्रेन करना, कार्य अनुभव शिक्षा, जिला संसाधन इकाई, फिर सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम। एक तो इन सर्विस हो गया और एक प्री सर्विस हो गया। प्री सर्विस जैसे कि डीएलएड कराना, डीएड कराना, ये सेवा पूर्व हुआ, और उसी तरह से जो उन शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण करना। फिर पाठ्यक्रम सामग्री का विकास करना, तो उसके लिए पाठ्यक्रम सामग्री विकास और मूल्यांकन शाखा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शाखा, टेक्नोलॉजी के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी शाखा, योजना और प्रबंधन शाखा। तो इस तरह से अब अगर आप एक तरह से अगर आप एक बार इस सबको एक साथ देखेंगे तो केंद्र स्तर पर एससीईआरटी काम, एनसीईआरटी काम कर रहा है, राज्य स्तर पर एससीईआरटी काम कर रहा है और जिला स्तर पर डाइट काम कर रही है। ये तीनों एक एक तरह से काम कर रहे हैं। वहां पर एनसीईआरटी क्या कर रहा है, केंद्र स्तर पे पाठ्यक्रम बना रहा है, शिक्षक प्रशिक्षण करा रहा है। राज्य स्तर पे एससीईआरटी पाठ्य पुस्तकें बना रहा है, शिक्षक प्रशिक्षण करा रहा है, स्कूल को एफिलिएशन दे रहा है। और जिला स्तर पर डाइट काम कर रहे हैं, जहां पे इन सर्विस, प्री सर्विस, टीचर ट्रेनिंग हो रही है, डिजिटल सामग्री तैयार की जा रही है, मूल्यांकन की प्रविधियां शामिल की जा रही हैं, नई इनोवेटिव टेक्निक्स पर रिसर्चेज हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो लेसन में जो था, इसमें हमने ये 3 तरह के लेवल पर जो नियामक संस्थाएं हैं उनकी बात की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला स्तर पर। निश्चित ही जब आप इनके बारे में समझेंगे तो शिक्षा का किस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाती है, किस तरह से केंद्र, राज्य और जिला स्तर की संस्थाएं मिलजुल के काम करती हैं और शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने में मदद करती हैं, वो आप समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब आप इस सबको समझेंगे तो ये आपको एक अच्छा शिक्षक बनने में मदद करेंगी। धन्यवाद।